गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट है और इसमें हम सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर है वो हमारा चल रहा है और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो बच्चों, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हम उसके लक्षण, उसके कारण, उसके प्रकार पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, यानी मनोविच्छेदी विकृतियाँ और उसके प्रकार, और इन प्रकारों में ही हम उनके लक्षण, उसका स्वरूप पढ़ेंगे और उनके कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो मनोविच्छेदी विकृति बच्चों, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल सामान्य मानसिक रोग है, जिसमें रोगी की मानसिक प्रक्रियाएं, विशेषकर स्मृति या चेतना, जो कि इंटीग्रेटेड होती है, जो कि समन्वित होती है, उसमें विच्छेद हो जाता है, वो विच्छेदित हो जाती है। तो इसमें स्मृति का कुछ क्षेत्र चेतन से विच्छेदित होकर, डिसोसिएट होकर अलग हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को तथा वातावरण को भिन्न ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने लगता है या उसको अलग ढंग से उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मनोविच्छेदी विकृति का सबसे प्रमुख लक्षण विच्छेदन है, डिसोसिएशन है। विच्छेदन की अनुभूति में जो कुछ इम्पॉर्टेंट अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे स्मृति लोप। तो स्मृति लोप में रोगी, जिसको हम अमनेशिया बोलते हैं, इसमें रोगी अपनी पूर्व अनुभूतियों को आंशिक रूप से या बिल्कुल ही पूर्ण रूप से रिकॉल करने में असमर्थ रहता है। यानी जो उसकी पहले की जो अनुभूतियां हैं उनको रिकॉल नहीं कर पाता, उनका पुनः स्मरण नहीं कर पाता, उनको याद नहीं रख पाता। दूसरी जो अनुभूति विच्छेदन के अंदर होती है वो है व्यक्तित्व लोप, यानी रोगी अपने आप से डिटैच महसूस करता है, अपने आप से असंबंध महसूस करता है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि वह कोई धारा में बह रहा है या वह अपनी गतिविधियों से बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, जो वो गतिविधियां कर रहा है उनको बाहर से देख रहा है। तो व्यक्तित्व लोप हम इसको बोलते हैं, डीपर्सनलाइजेशन। तो ये अनुभूति जो है विच्छेदन के अंदर व्यक्ति को होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट अनुभूति इसमें आती है वो है वास्तविकता लोप, डी रियलाइजेशन। इसमें रोगी को पूरा वातावरण ही अवास्तविक और अविश्वसनीय लगता है। देन आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, यानी पहचान संभ्रांति। इसमें रोगी को अपने बारे में संभ्रांति उत्पन्न होती है कि वह कौन है, क्या है। तो इस तरह की जब संभ्रांति होती है तो हम कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। एंड लास्ट जो है वो है पहचान बदलाव, यानी आइडेंटिटी ऑल्ट्रेशन। इसमें रोगी कभी कभी कुछ आश्चर्य उत्पन्न करने वाले स्किल्स अपने आप को स्किल्स उसको लगता है कि वो इन कौशलों से युक्त है। रोगी को आश्चर्य इसलिए होता है कि उसे पता नहीं रहता कि उसमें ऐसा कौशल है, ऐसी स्किल है। जैसे संभव है कभी कभी रोगी विदेशी भाषा के कुछ शब्दों का उपयोग करके अपनी स्पीच को आकर्षक बना देता है और उसे आश्चर्य होने लगता है। तो इस तरह से मनोविच्छेदी विकृति में रोगी को विच्छेदन यानी डिसोसिएशन का जो अनुभव होता है उसमें ये जो अनुभूतियाँ हैं ये सम्मिलित रहती हैं, जैसे स्मृति लोप, व्यक्तित्व लोप, वास्तविकता लोप या पहचान संभ्रांति या पहचान बदलाव। अब हम बात करेंगे मनोविच्छेदी विकृति कितने प्रकार की है, यानी टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स या मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार। तो 4 प्रकार इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें हम जो फर्स्ट लेंगे वो है मनोविच्छेदी स्मृति लोप, डिसोसिएटिव अमनेशिया। तो ये जो मनोविच्छेदी स्मृति लोप है, इसमें रोगी जो है उसमें जो स्मृति लोप है वो मनोजेनिक यानी साइकोजेनिक होता है। इस विकृति में रोगी अपने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभूतियों का रिकॉल नहीं कर पाता, यानी उसकी जो पर्सनल व्यक्तिगत अनुभूतियाँ होती हैं उनको याद नहीं कर पाता या उनको
कुछ ही उसके भाग उसको याद रहते हैं, और जिनका स्वरूप क्या होता है, तनाव उत्पन्न करने वाला होता है। जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और हमें वो याद ना आए या हम जो है उनको अपनी स्मृति में ना ला पाएँ, तो इससे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है या मानसिक आघात उत्पन्न होते हैं। तो इससे रोगी का जो सामाजिक वातावरण है या दूसरी तरह के जो समायोजन हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये जो स्मृति लोप हैं ये कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख जो स्मृति लोप हैं उनमें फर्स्ट की हम बात करें तो वो है पश्चगामी स्मृति लोप। पश्चगामी स्मृति लोप एक तरह का जो है लोकलाइज्ड अमनेशिया होता है, यानी स्थानीकृत स्मृति लोप है। इसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली घटना के ठीक पहले की अनुभूतियों को भूल जाता है, यानी वो अनुभूतियाँ भूलता है जो मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली होती हैं। दूसरा है उत्तर आघातीय स्मृति लोप, पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनेशिया। तो इसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली घटना के जो बाद की अनुभूतियों का रिकॉल नहीं कर पाता, यानी ऐसी घटना जिससे उसको मानसिक आघात उत्पन्न हुआ हो और उस आघात के बाद की जो अनुभूतियां हैं उनको वो याद नहीं कर पाता, उनको रिकॉल नहीं कर पाता। तीसरा है अग्रगामी स्मृति लोप। जो थर्ड पॉइंट है वो है अग्रगामी स्मृति लोप। इसमें रोगी मानसिक आघात उत्पन्न करने के बाद के किसी अनुभूति का रिकॉल करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, यानी मानसिक आघात उत्पन्न हो गया, उसके बाद की कोई अनुभूति है उसको याद नहीं कर पाता। एंड फोर्थ है चयनात्मक या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप। इसमें रोगी किसी घटना से संबंधित सूचनाओं का रिकॉल ना करके केवल कुछ ही सूचनाओं को रिकॉल करता है या उनका पुनः स्मरण करता है या उनको याद रखने की कोशिश करता है। फिफ्थ है सामान्यीकृत स्मृति लोप। इसमें रोगी अपनी पूरी जिंदगी की घटनाओं का रिकॉल करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, यानी जनरलाइज्ड अमनेशिया जो होता है, तो जो पूरी जिंदगी की जो उसकी घटनाएं हैं उनको व्यक्ति रिकॉल नहीं कर पाता। सिक्स्थ है सतत स्मृति लोप, कंटिन्यूअस। तो इसमें रोगी खास समय या बिंदु तक की अनुभूतियों का रिकॉल कर पाता है और उसके बाद की अनुभूतियों का नहीं कर पाता, यानी कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनको वो रिकॉल करता है। और सेवंथ जो प्रकार है वो है क्रमबद्ध स्मृति लोप। तो इसमें रोगी कुछ विशेष श्रेणी की सूचनाओं का रिकॉल नहीं कर पाता, जैसे रोगी किसी व्यक्ति या किसी परिवार से संबंधित सारी अनुभूतियों का रिकॉल करने में जब अपने आप को असमर्थ पाता है तो ये क्रमबद्ध स्मृति लोप कहलाता है। ठीक है, यानी रोगी अपने परिवार से संबंधित जितनी भी अनुभूतियां हैं उनको रिकॉल करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो जो ये स्मृति लोप के जो प्रकार हैं इनमें से जो लास्ट के जो लक्षण हैं वो अत्यंत गंभीर हैं, यानी सामान्यीकृत स्मृति लोप, सतत स्मृति लोप और जो क्रमबद्ध स्मृति लोप है उसको बहुत अधिक गंभीर माना गया है। और यदि कोई व्यक्ति इन तीनों लक्षणों को दिखाता है तो हम कहते हैं कि वो मनोविच्छेदी विकृति का व्यक्ति है। तो इस तरह से फर्स्ट जो हमारा प्रकार था वो था मनोविच्छेदी स्मृति लोप। अब हम सेकेंड प्रकार की बात करेंगे, वो है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, यानी डिसोसिएटिव फ्यूग। तो ये जो डिसोसिएटिव फ्यूग है इसमें व्यक्ति में स्मृति लोप के लक्षण तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वह अपने घर या सामान्य निवास को छोड़कर अचानक और अप्रत्याशित ढंग से दूर चला जाता है और वो वहाँ पर नया काम, नया नाम बताकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। कई दिन, महीने या कभी कभी साल बीत जाने के बाद भी रोगी अचानक अपने आप को नई जगह में पाकर आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर नई जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाता है। तो उसे यह भी समझ में नहीं आता कि वह किस तरह यहाँ आया था और क्यों आया था। तो इसको हम बोलते हैं आत्मविस्मृति।
पहली अवस्था में तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर भी वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके ये नई अवस्था कैसे आ गई उसको भूल जाता है। तो कुछ अध्ययन हुए हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति की शुरुआत किसी न किसी ऐसी घटना के बाद होती है जिससे व्यक्ति को बहुत अधिक तीव्र मात्रा में मानसिक आघात लगा हो। ऐसे रोग के व्यक्ति अपरिपक्व होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं तथा बहुत अधिक तीव्र मात्रा में सुझाव ग्रहणशील होते हैं। और जब ऐसे व्यक्तियों को ऐसी दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें छुटकारा पाना संभव नहीं है, तो उनमें मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति के रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्तियों में उन दुखद परिस्थितियों से उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्राय ऐसे व्यक्तियों में उन दुखद परिस्थितियों से उत्पन्न अनुभूतियों को भी भूल जाने की इच्छा, चेतन जो इच्छा है एवं परिस्थिति से दूर हट जाने की भी इच्छा होती है, परंतु व्यक्ति को ये समाधान जो है उसका उसको ध्यान नहीं होता और तनावपूर्ण परिस्थिति या दुखद परिस्थिति इतनी अधिक असहनीय हो जाती है कि वो अपने व्यक्तित्व के संबंधित पहलू या उनसे जो इच्छाएं हैं उनको वो दमित कर लेते हैं, उनको रिप्रेस्ड कर देते हैं और ये जो दमन है कुछ समय के बाद मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति का कारण बनता है। यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी जो कामनाएं हैं या जिन चीज़ों को वो करना चाहता है, अगर वो उसकी रिप्रेस्ड हो जाती हैं तो ये जो रिप्रेस्ड जो अवस्था है, जो इच्छाएं हैं, ये समय बीतने पर मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति का कारण बनती हैं। तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, मनोविच्छेदी पहचान विकृति या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बच्चों इसको हम बहुव्यक्तित्व विकृति भी कहते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID शॉर्ट में एक ही व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक भिन्न व्यक्तित्व अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अवस्था अपने आप में संवेगात्मक और भावात्मक दृष्टिकोण से संगठित होती है और प्रत्येक व्यक्तित्व तंत्र का एक अपना अलग विचार होता है, अपना एक अलग कॉग्निशन या संज्ञान होता है। कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति में 2 भिन्न भिन्न व्यक्तित्व अवस्थाएं और प्रत्येक व्यक्तित्व जो अवस्था है उसका अपना अलग से विचार है, अलग से उसका अपना कॉग्निशन है। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अवस्था में कुछ समय तक रहकर फिर अपने आप दूसरी व्यक्तित्व अवस्था में चला जाता है और एक व्यक्तित्व अवस्था दूसरी व्यक्तित्व अवस्था से भिन्न होती है। जैसे व्यक्ति एक व्यक्तित्व अवस्था में मान लीजिए मजाकिया हो सकता है, चिंता मुक्त व्यवहार कर सकता है, तो दूसरी अवस्था में वो बहुत अधिक गंभीर हो सकता है, शांत हो सकता है, चिंता युक्त व्यवहार कर सकता है। तो डेविसन एंड नील मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1996 में ये बताया कि जब व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक बदलाव होते हैं तो प्रत्येक एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानता है। सचमुच में वे एक दूसरे से कुछ बातचीत भी कर सकते हैं और उनके कंटिन्यूस उनके सहयोगी भी हो सकते हैं। तो ये जो DID है या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मनोविच्छेदी पहचान विकृति जो है, इसकी शुरुआत आरंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाती है और इसकी पहचान जो है वो किशोरावस्था से पहले शायद ही कभी होती हो, यानी जब यंग एज आती है तभी इसकी पहचान हो पाती है। तो मनोविच्छेदी रोगों की जो अन्य मनोविच्छेदी रोग हैं उनकी तुलना में ये बहुत अधिक लंबे समय तक चलने वाला रोग है और गंभीर रोग है और इस रोग से शायद ही रोगी को कभी मुक्ति मिले। तो ये रोग महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है और व्यक्तित्व विभाजन के इसमें बहुत अधिक लक्षण पाए जाते हैं। डिप्रेशन उनमें पाया जाता है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स भी उनमें पाए जाते हैं। तो ये जो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है बच्चों, ये जो डिसऑर्डर है इस पर कई मूवीज़ भी बनी हैं, कई सीरीज़ भी बनी हैं। अभी प्राइम वीडियो पर एक सीरीज़ है ब्रीथ करके,
उसमें भी जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके बारे में पूरा डिटेल में दिखाया गया है कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और किस तरह के अपने व्यक्तित्व की भूमिकाएं वो अदा करता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। तो हम इसके आगे यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर किन कारणों से होता है और उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, क्योंकि एक गंभीर मानसिक रोग है, तो हम जो है मनोविच्छेदी विकृति की गंभीरता इसमें बहुत अधिक होती है। इसलिए इसके जो कारण हैं और इसका जो उपचार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों करेंगे। थैंक यू।